गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रिलेटिव मोशन। तो ये जो रिलेटिव मोशन है, दे दीजिए आप टाइटल, आप भी रिलेटिव मोशन। आपने भी बहुत बार रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व किया है। मैं आपको कुछ बातें सुना रहा हूं, जो बातें आपने को याद करनी है कि सही में ऐसा हुआ था क्या। एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि आप बचपने में, अभी तो ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन में हम जनरली बाहर की तरफ देखते नहीं है, पर बचपने में बाहर में विंडो सीट चाहिए रहती है। विंडो सीट के लिए लड़ाई होती है और विंडो से बाहर देखते रहते हैं। तो बाहर देखते हुए आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। क्या सही में वो पेड़ पौधे पीछे जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। मतलब वो हो क्या रहा था फिर? आप ऑब्जर्वर थे, आप खुद को रेस्ट में मान रहे थे और इसीलिए आपको पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिख रहे थे। आपने ट्रेन में भी ये ऑब्जर्व किया होगा, कभी दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आजू बाजू में खड़ी रहती है, आप दूसरी ट्रेन की तरफ देखते रहते हो, वो ट्रेन चालू होती है, आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आप पीछे जा रहे हो, आपकी ट्रेन चल रही है। फिर वो ट्रेन निकलने के बाद अपने को पता चलता है अपन तो स्टेशन पे ही है, अपनी ट्रेन तो जगह से नहीं हिली। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? मतलब ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर रिलेटिव होते हैं। तो इसीलिए रिलेटिव क्या होता है, तो जैसे अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसमें इसको कैसे पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको पढ़ना कैसे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जिसका मैंने विथ रिस्पेक्ट टू बी कहा है, इसका मतलब यहां पे बी क्या है? ऑब्जर्वर है। और अगर मैं इसको वी बी ए कहता हूं, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। मतलब यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? ए ऑब्जर्वर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वी ए बी इज इक्वल टू, मैं आपको यहां पे फॉर्मूला भी दे रहा हूं, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होगा। और वी बी ए अगर लिखना है तो वी बी ए में क्या होगा? एंड वी बी ए अगर हमें लिखना है तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए होगा। और ये सब वेक्टर में लिख रहा हूं। तो वी ए भी जब हम लिखते हैं तो वी ए माइनस वी बी होगा और वी बी ए में वी बी माइनस वी होगा। अब इसको समझते हैं। जैसे अभी आपकी दो बसेस पैरेलल में जा रही है, फॉर एग्जांपल दो बसेस पैरेलल में जा रही है। ये पहली बस है, बस ए, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, ऊपर से देख रहे हैं हम ड्रोन के सहारे। बस ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और बस बी जो है इसको ओवरटेक कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दो तीन एग्जांपल लेंगे हम। पहला एग्जांपल, ए जा रही है और बी भी जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। बस ए में बैठे हुए पैसेंजर बी को देख सकते हैं, बी में बैठे हुए ए वालों को देख सकते हैं, बराबर। अब अगर वी ए बी लिखना है मुझे, वी ए बी, तो वी ए बी कितना होगा यहां पे? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होगा। वी ए माइनस वी बी कितना आएगा यहां पे? 60 माइनस 70, मतलब क्या आएगा? -10। थोड़ा सा इधर से लिखा होता तो -10 के लिए भी वहीं पे जगह हो जाती। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू 60 माइनस 70 इज इक्वल टू -10। माइनस का मतलब क्या है? ये ऑब्जर्वर यहां पे कौन थे? बी ऑब्जर्वर है। तो बी में बैठे हुए पैसेंजर के लिए ए में बैठे हुए पैसेंजर पीछे जा रहे हैं। तो वी ए बी, यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो बी में बैठे हुए पैसेंजर को क्या दिखेगा? बी में बैठे हुए पैसेंजर को ए के पैसेंजर पीछे जाते हुए दिखेंगे। और क्या स्पीड से पीछे जाते हुए दिखेंगे? 10 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। और वही अगर मैं यहां पे वी बी ए अगर निकालता तो वी बी ए कितना आता? +10 आता। उल्टा हो जाता, माइनस की जगह +10 आता। अभी ऑब्जर्वर कौन है मेरा? ए। तो ए में बैठे हुए पैसेंजर को बी वाले लोग जो है वो सामने जाते हुए दिखते हैं। और कितने स्पीड से जाते हुए दिखते हैं? 10 की स्पीड से। देखो, एक जब बस ओवरटेक होती है तो काफी दूर तक वो चलती है, धीरे 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 उसके ओवरटेक होती है। इतना धीरे ओवरटेक होती है, मतलब हम दूसरे बस में कौन बैठे हैं ये सब कुछ हमें दिख जाता है। उस बस में कौन बैठे है, क्या बैठा है, देख लेते हैं अपन।
बराबर, वैसे भी हमें दूसरे के घर में झांकने की आदत ज्यादा होती है, बराबर कि नहीं? आया ना? हाँ ना? नहीं, इंडियन है हम, तो हमारी दूसरों के घरों में झांकने की आदत हमेशा ज्यादा होती है। अपन अपने घर में नहीं देखते क्या चल रहा है, हाँ उसके घर में क्या चल रहा है इसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप मुझे बताओगे। अब यही दो बसेस उल्टी जा रही है। बस ए राइट में जा रही है, वही सेम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बस बी लेफ्ट में जा रही है विथ स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए वी ए बी क्या होगा? 130। 130 सही है। पॉजिटिव निगेटिव देख लेते हैं। वी ए बी वेक्टर है, अभी अभी उल्टे डायरेक्शन में, तो इसको वेक्टर के साथ सॉल्व करो। यहां पे तो एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों राइट में थे, इसलिए मैंने वेक्टर वेक्टर लिखा नहीं। वी ए माइनस वी बी होगा। वी ए कितना था यहां पे? 60 पॉजिटिव माइनस माइनस 70, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो अभी निगेटिव लेना पड़ेगा। कितना हो गया? 130 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव आया। और वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, तो ये क्या होगा? वी बी माइनस 70 माइनस 60 माइनस 130। यहां पे माइनस और प्लस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? प्लस यानी राइट इंडिकेट कर रहा है और माइनस यानी लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है। देखो दोनों को स्पीड सेम ही दिख रही है, रिलेटिव स्पीड, बट इसको क्या हो रही है? इसको राइट हैंड डायरेक्शन में दिख रही है रिलेटिव स्पीड, और इसके लिए लेफ्ट हैंड में। इसके लिए मतलब किसके लिए? ए के लिए। यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है, तो रिलेटिव स्पीड उल्टे डायरेक्शन में बढ़ी। एक्चुअली निगेटिव ऑफ निगेटिव एडिशन हो गया। देखो जब आपके साइड से कोई उल्टे डायरेक्शन में बस जाती है, उसमें बैठे हुए पैसेंजर आप देख सकते हो क्या? दिखता है क्या कौन सी बस गई? ऐसे एकदम से चली गई बाजू से आप देख नहीं पाओगे, बट हाँ आपके डायरेक्शन में चल रही है और ओवरटेक कर रही है तो देख पाओगे। उल्टे डायरेक्शन में नहीं देख पाओगे। अब ये कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का क्लियर हो गया। तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है वैसे ही क्या होता है? रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू अगर मुझे लिखना है तो सेम ही तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू उसी तरीके से लिखा जाएगा। सेम तरीके से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू, बिल्कुल सेम तरीके से लिखा जाएगा। सो गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में जो हुआ था उसको शॉर्ट में रिवीजन। कल हमने रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है वो देखा था, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। मैंने ये बात की थी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता है। टाइम हर फ्रेम में एक जैसा ही चलेगा, हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा ही चलेगा। हम रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे, हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। इसके लिए कल मैंने आपको काफी कहानी भी बता दी एक, बराबर। बहुत से लोगों को पता भी थी, कुछ लोग मेरे साथ साथ वो कहानी बोल भी रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि दो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। उसके बाद वो पहला वाला मेथड मैं स्किप करूंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से स्टार्ट करूंगा। बट आपका एक भरोसा जीतने के लिए रिलेटिव मोशन पढ़ा क्यों जाता है, इसके लिए ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ पुलिस जीप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू हुई, एंड चेजेस ए 80 मीटर अहेड, चेजेस ए ट्रक 80 मीटर अहेड। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। बहुत बार पेट्रोलिंग के लिए पुलिस के वैन खड़े रहते हैं रास्ते पे, अचानक से एक ट्रक उनको पास हुआ, उनको कुछ सस्पिशियस लगा ट्रक में, तो पुलिस वैन क्या करते हैं, वैन में बैठते फटाफट वैन चालू करेंगे। उतनी देर में ट्रक 80 मीटर दूर आगे चला गया है। अब पुलिस वैन को उसको पकड़ना है, तो जो ट्रक है 80 मीटर आगे निकल गया और अब ये लोग जीप स्टार्ट कर रहे हैं। और वो ट्रक जो था मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकंड, वो ट्रक 11 की स्पीड से 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। इफ अभी जीप को ऑब्वियस है, जीप को अगर ट्रक को पकड़ना है तो उसको एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। रेस से चालू हो रही है जीप, ट्रक तो क्या है आते आते हाईवे से सीधा कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा था। तो ये जीप रेस से स्टार्ट होगी तो इनको तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। इफ जीप हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द टाइम इन विच जीप विल कैच द ट्रक।
तो जीप ट्रक को कब पकड़ लेगी, ऐसा एक क्वेश्चन है। पहली बार मैं इसका पहला मेथड जो है एक नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। नॉर्मल मेथड मतलब जो अपन काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ के आए हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन से अगर मैं इस सिचुएशन में जाता हूं तो कैसे जाऊंगा, एक जीप है, एक जीप हम बना लेते हैं जैसी वैसी जैसी बनानी आती है, और एक ट्रक बना लेते हैं। ये ट्रक है समझो 80 मीटर आगे, लोडेड ट्रक है, स्लो चल रहा है 11 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है, होती है क्या? किलोमीटर पर आवर में करके देखो क्या आएगी, किससे मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर में? 5/18 से कि 18/5 से? हाँ, फिर कैसे गलत बोल रहे हैं? 18/5, 5 टू 2 पॉइंट समथिंग, 18 टू 36 40 के आसपास की स्पीड है। लोडेड ट्रक है, बहुत सारे व्हील वाला ट्रक है, धीरे धीरे जा रहा है। ये जीप है पीछे। अब ये जीप जो है समझो ट्रक आगे बढ़ा, पहले से ये डिस्टेंस 80 मीटर है, ट्रक कुछ आगे बढ़ेगा से x डिस्टेंस, ट्रक ने आगे बढ़ा, और ये वो पॉइंट है जहां पे इस पॉइंट P में ट्रक को पकड़ लिया जीप ने, पुलिस की जीप ने। तो इस केस में जीप कितना चली 80 + x, ट्रक कितना चला x डिस्टेंस चला। तो मैं अगर ट्रक के लिए इक्वेशन बनाता हूं फॉर ट्रक, ट्रक के लिए अगर मैंने इक्वेशन बनाया, ट्रक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ट्रक कांस्टेंट स्पीड से जाना है तो उसको हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम स्पेंड दोनों का सेम ही होगा। अभी जो भी जीप है, जीप कितनी देर में कैच करेगी, तो यहां से t समय में वो x डिस्टेंस चल रहा है ट्रक, तो जीप कितना चल रही है t समय में 80 + x बराबर है। तो t तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी 11, टाइम कितना है पता नहीं, निकालना है। और डिस्टेंस कितना है ट्रक के लिए x डिस्टेंस है, तो x इज इक्वल टू 11t। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन फॉर जीप, जीप के लिए एक्सेलरेशन है तो मुझे s इज इक्वल टू ut + ½ at² लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में यहीं पे रुक गया होता इसके जैसा, बट एक्सेलरेशन है। जिप को कितना चलना है 80 + x, u कितना था जिप का 0, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 का t का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। मुझे x नहीं पूछा है, अगर पूछा होता तो x निकाला होता कि कितनी डिस्टेंस में ट्रक को पकड़ लिया, तो वो x डिस्टेंस होता। मुझे पूछा ही नहीं है, तो यहां से जो x की वैल्यू है 11t यहां पुट कर दूं, तो 80 + 11t इज इक्वल टू t²। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, t² - 11t - 80 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 1 × 80 - 80 मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। -80 के ऐसे 2 रूट 16 5 16 को पॉजिटिव लू कि -16 + 5, तो अब ये t का कोएफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू 16 सेकेंड, या और t इज इक्वल टू -5। -5 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपका आंसर हो गया t इज इक्वल टू 16 सेकेंड। समझा? ये पहली मेथड, जिस मेथड में मैंने एकदम अपना सिंपल वाला मेथड लगाया जो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं। शायद आई होप कि सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं, इजी है। अब जानबूझ के इजी क्वेश्चन लिया क्योंकि रिलेटिव मोशन में मुझे समझाना है कि रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में हम किसी एक को रोक देते हैं, किसी भी एक को रोकते हैं, जीप को रोकते हैं या ट्रक को रोकते हैं, किसी एक को रोक दिया। तो जैसे अभी मैंने ट्रक को रोक दिया सेकंड मेथड में, ट्रक को अपनी जगह रोक दिया। ट्रक को जब मैं रोकता हूं इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ले रहा हूं। मतलब मेरा ऑब्जर्वर कहां पे बैठा है, ट्रक में बैठा है, मतलब मैंने ट्रक को रोक दिया, तो मेरा ऑब्जर्वर हो गया ट्रक। अब जब ट्रक में मैं जाके बैठ गया हूं, मैं अपने आप को रेस्ट में मानता हूं। जैसे वो ट्रेन में चलते हुए आपने अपने आप को रेस्ट में माना था, पेड़ पौधे पीछे जा रहे थे, बस वैसा ही वो आपका ऑब्जर्वेशन था जब आप ट्रेन में बैठे थे। तो वैसे ही अभी आपका ऑब्जर्वेशन, आपने ट्रक को रोका मतलब क्या कर रहे हो, अगर आप ट्रक में जाके बैठ गए तो आपको वो सिनेरियो कैसा दिखेगा ये आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे ही आप ट्रक में जाके बैठ गए तो आपके लिए हर चीज जो होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू
ट्रक हो, तो हमने ट्रक को रेस्ट में मान लिया, तो ट्रक को रेस्ट में माना, तो अब जिप जो होगी, जिप का जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो क्या रहेगा, रिलेटिव रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू रहेगा। समझा क्या? मतलब अभी मुझे अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक लिखना है, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक 11, तो 0 माइनस 11 क्या होगा, -11। मतलब यहां पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए, ट्रक में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए जीप 11 की स्पीड से पीछे जा रही है। ऑब्वियस है ना, क्योंकि देखो ट्रक आगे जा रहा था, जीप तो इनिशियल वेलोसिटी था ही नहीं, तो ट्रक में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए जीप कहां जा रही है, पीछे, इसलिए वो -11 आया। समझा? एक्सेलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, जीप का एक्सेलरेशन 2 का माइनस ट्रक का एक्सेलरेशन 0 का, 2 माइनस 0, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ट्रक में बैठे हुए ऑब्जर्वर को यह समझ में आ रहा है कि जीप का एक्सेलरेशन 2 का है, क्योंकि उसका 0 का है, तो जीप का एक्सेलरेशन कितना है, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। वैसे ही अब क्योंकि मेरा ट्रक रेस्ट में है, तो जीप को अगर उसको पकड़ना है तो कितना चलना है, मात्र 80 मीटर चलना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना हुआ, 80 मीटर हुआ। समझा? और अब मुझे टाइम निकालना है। मैंने पहले ही कहा कि टाइम जो होगा वो रिलेटिव फ्रेम में और हर जगह सेम ही होगा, करेक्ट। अब देखिए आपके पास u है, a है, दोनों कीटाणु है जिसको अपन कीटाणु कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है, मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है। क्या मिस कर रहा हूं मैं, v मिस कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी मिस कर रहा हूं। तो अब मैं कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाऊं, एस जे टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू यू जे टी प्लस हाफ, हाँ, ए जे टी इंटू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना, 80, यू जे टी कितना था, -11, यू टी आएगा ना, टी, हाँ, इंटू टी छूट गया, यू जे टी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर -11 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, टाइम कितना निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक 2 और इंटू टी स्क्वायर, 2 कट गया, टी स्क्वायर प्लस 11t, नहीं माइनस ही रहेगा, टी स्क्वायर -11t माइनस 80 इज इक्वल टू 0। देखो आप उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचे, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। ये तो मैंने आपके लिए लिखा, अदरवाइज 2 स्टेप में आप पहुंच गए। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो टाइम क्या आएगा, सेम है। तो ये क्यों पढ़ाया मैंने आपको, ये आपको इसलिए पढ़ाया आपका विश्वास जीतने के लिए, कि जो यहां पे होता है रिलेटिव मोशन जो हम पढ़ रहे हैं वो एक जस्ट मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ट्रक जगह पे रुका हुआ है, हम मान रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सर पहला मेथड है तो ये मानना क्यों, पहला मेथड अगर मेरे पास है तो मानना क्यों, ये मानना क्यों। अब ये दूसरे क्वेश्चन में पहला मेथड लगाओ, देखो कितना लंबा जाता है। मैं लगाऊंगा दूसरे क्वेश्चन में पहला मेथड, बट मैं चाह रहा हूं, हो सकता है मुझे ज्यादा बोर्ड की जरूरत पड़े, मैं चाह रहा हूं पहले इसका सोल्यूशन आप लिख लो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 कार्स ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, 2 कार है, एक ए है एक बी है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2, v1 ग्रेटर देन v2 दिया हुआ है। मतलब एक कार की स्पीड ज्यादा है, कौन सी कार की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड ज्यादा है। व्हेन कार ए इज एट ए डिस्टेंस d बिहाइंड, मतलब कौन सी कार पीछे है, कौन सी कार पीछे है, एक कार पीछे है। मैं इस बोर्ड पे सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, कार ए पीछे है, मैं पहली मेथड जो है यहां पे सॉल्व करता हूं। एक कार ए, हाँ जो भी है, एक कार बी,
अब इसकी स्पीड कार ए की कितनी थी, v1, और v1 ज्यादा स्पीड थी, इसलिए मैंने एरो थोड़ा लंबा बनाया। v2 जो स्पीड है इसकी b की कम है। when car a is at a distance d behind b, a is at a distance d behind b, b के पीछे है, कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस पीछे है। द ड्राइवर ऑफ कार ए अप्लाइज दी ब्रेक, ऐसा होता है हाईवे पे आप चल रहे हो, आगे की गाड़ी से आप टकराना नहीं करके आप अपनी गाड़ी को सिंगल लेन है समझो रास्ता, तो आप अपनी गाड़ी को आपको स्लो करना पड़ता है, तो आपने स्लो करने के लिए पीछे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया। प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए, मतलब इसका रिटार्डेशन है मतलब उल्टे डायरेक्शन में होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए। देयर विल नो कोलिजन व्हेन, तो अब ये कोलिजन कब नहीं होगा। तो इसका आंसर बहुत सी जगह इंटरनेट पे भी गलत दिया है, इसलिए क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है इसमें। इसका आंसर क्या दिया है बेटे, कौन सा दिया है, ये वाला दिया है शायद ना, हाँ डी आंसर बहुत सी जगह इंटरनेट पे दिया है। हाँ नहीं, इंटरनेट पे कुछ साइट पे डी भी दिया है, इंटरनेट पे कुछ साइट पे डी भी दिया है, कुछ बड़े बड़े टीचर भी यहाँ पे गलती करते हैं, और वो गलती क्या है वो समझाता हूं भाई मैं आपको। लंबा मेथड है बट वो मेथड उन्होंने आधा अधूरा ही किया है, उसकी वजह से उनकी गलती हो रही है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सिंगल स्टेप आंसर है, आंसर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट है देखेंगे वो, मैं दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सुनिए, आपके आगे एक ट्रक चल रहा है, सिंगल लेन है, और आप पीछे से जा रहे हो फास्ट, आप उससे नहीं टकराना करके क्या करोगे, स्पीड कम करोगे। कितनी स्पीड कम करोगे, आप उसके बराबर या उससे कम स्पीड लाने की कोशिश करोगे। अगर आपकी स्पीड, आप पीछे से आ रहे हो, आपकी स्पीड अगर आगे वाले व्हीकल से ज्यादा है, जैसे अभी इस सिचुएशन में, तो ये व्हीकल यहां पे जाके टकरा जाएगी। तो इस ड्राइवर को क्या करना चाहिए, इस ड्राइवर को अपनी स्पीड कम करनी चाहिए। कब तक कम करनी चाहिए, जब तक वो आगे वाले व्हीकल की स्पीड के बराबर ना हो जाती है। बराबर, एक बार स्पीड बराबर होगी कि टकराने का संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड इक्वल होगी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट मेंटेन होगा। बराबर, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन होगा और वो चलते रहेंगे। बराबर, पीछे वाले को स्लो करना है। तो लोग एक क्वेश्चन को ऐसा भी करते हैं कि पीछे वाले को स्लो करना है, कब तक स्लो करना है, जब तक वो उसकी स्पीड v2 नहीं हो जाती है। तो फॉर कार ए we have to decrease, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, we have to decrease speed up to, कब तक, v2। मतलब नो कोलिजन के लिए कंडीशन होगी कि कार बी जो है, सॉरी कार ए जो है, इसकी स्पीड हमें v1 से v2 तक कम करनी है। अगर कम हुई तो कोलिजन से हम बचेंगे। तो v2 तक अगर हमें स्पीड कम करना है, we have to decrease the speed up to v2, तो v is equal to, हम कार ए के लिए इक्वेशन लगाते हैं, v is equal to u plus at, फाइनल स्पीड v2 हुई, इनिशियल स्पीड, या डायरेक्ट थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, फाइनल स्पीड उसकी v2 होने वाली है, इनिशियल स्पीड v1 होने वाली, v1 थी, ट्वाइस एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्पीड अचीव करने के लिए क्या होगा, नहीं डी नहीं, वो डी तो दिया हुआ डिस्टेंस है, इसने क्या डिस्टेंस चला ये हम निकाल रहे हैं, कि कार ने कितना डिस्टेंस चला, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर कार ए वी हैव टू डिक्रीज स्पीड अप टू v2, और ये v2 स्पीड अचीव करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस चला वो हम निकाल रहे हैं। तो उसने कितना डिस्टेंस चला, s डिस्टेंस चला, तो ये s डिस्टेंस क्या आ गया, s इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, क्योंकि पहले पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा लिखा शायद मैंने, क्योंकि ये ट्वाइस है, इधर जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, ये उस कार ने चला हुआ डिस्टेंस है। तो कुछ टीचर यही पे आंसर को खत्म कर देते हैं और वो बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस d से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो आंसर क्या टिक करते हैं, दैट s, ये वाला s है, दिस s मस्ट बी लेस देन d,
ये आंसर लिख के खत्म कर देते हैं और गलत आंसर देके चले जाते हैं। ऐसा क्यों, ये आंसर गलत क्यों है? अभी इसका एनालिसिस करते हैं। इस मेथड में अभी क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। क्या ये कार, ये अगर टी टाइम समझो, अभी ये टी समय में हुआ, इसकी स्पीड v1 से v2 तक डिक्रीज हुई, उसमें डिस्टेंस इतना चला, बट कुछ टाइम भी स्पेंड हुआ। तो वो टाइम कितना स्पेंड हुआ? अगेन v2 इज इक्वल टू v1 माइनस at, v इज इक्वल टू यू प्लस at इक्वेशन लगाया मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस at। फाइनल स्पीड क्या हो रही है? v2 इज इक्वल टू u कितना? v1 माइनस at। तो टाइम कितना लगा? टाइम इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन a, इतना टाइम लगा ये स्पीड कम होने के लिए। तो क्या इतनी देर के लिए एक आगे की कार क्या रुकी थी क्या? वो भी तो आगे बढ़ रही थी, उसने भी तो कुछ एडिशनल डिस्टेंस बढ़ा। तो आपके पास एडिशनल डिस्टेंस है, क्योंकि आपके पास उतने टाइम में आप वो स्पीड अचीव कर रहे हो, बट उतने टाइम में क्या आपके पास सिर्फ डी डिस्टेंस अवेलेबल है क्या? नहीं, डी प्लस वो एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, ये आपके पास अवेलेबल है। तो इस टाइम में, ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी कितना रहेगा? S2 इज इक्वल टू V2 इंटू टाइम, V2 इंटू टाइम, V2 को V2 ही लिखा, टाइम कितना है? V1 माइनस V2 अपॉन A। मतलब देखो, अगर आप पीछे से कार चलाते हुए आ रहे थे तो आपके पास आपकी स्पीड डिक्रीज करने के लिए कितना डिस्टेंस अवेलेबल है? आपको आपकी स्पीड V1 से V2 तक डिक्रीज करनी है, कितना डिस्टेंस अवेलेबल है? D। और ये कार ने चला हुआ डिस्टेंस S2, ये भी तो आपके पास अवेलेबल है ना, क्योंकि आप वो स्पीड अचीव करने तक वो भी आगे चली गई। तो अगर आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है D प्लस S2, अगर आप D प्लस S2 से ज्यादा चल गए तो टकरा जाओगे, और D प्लस S2 से कम चलोगे तो टक्कर नहीं होगी। तो फॉर नो कोलिजन, देखो उन टीचरों का मैं मेथड सही करके बता रहा हूं, उनके मेथड को करेक्ट करके आंसर लाके दिखा रहा हूं, ऑप्शन सी। फॉर नो कोलिजन, ये जो डिस्टेंस डी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन? ये पहले से जो ये वाला इसका चला हुआ डिस्टेंस, पहली कार का चला हुआ डिस्टेंस S1, या ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये काम करते, ये जो S1 है इस कार ने चला हुआ डिस्टेंस S1 मस्ट बी लेस देन, किससे लेस देन? D प्लस इसने चला हुआ डिस्टेंस D प्लस S2। S1 कितना आया था हमारा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, लेस देन D प्लस S2 कितना आया? मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो यहां पे, V1 V2 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन A। अब इस A को इधर लाओ और सॉल्व करो, तो D मस्ट बी ग्रेटर देन, D को अकेला छोड़ दिया, ग्रेटर देन, ये क्या हो गया? मैं एलसीएम लूंगा तो ट्वाइस ए होगा, करेक्ट है? ट्वाइस ए, और ये वाली टर्म माइनस में आएगी, ट्वाइस ए एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इसका न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं था, तो ये वाली पूरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस बनेगा इधर आके, तो ये माइनस बनेगी टर्म और ये वाली प्लस बनेगी, तो ये माइनस ट्वाइस V1 V2 प्लस V2 का स्क्वायर, हाँ 2 मिड ये हो गया 2 V2 का स्क्वायर, 2 यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस V2 का स्क्वायर, नहीं कटेगा नहीं पूरा, क्या बचेगा अभी? हाँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2, वो किसका स्क्वायर है? V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर है, तो मैं अभी इधर ज्यादा झुक नहीं सकता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं D मस्ट बी ग्रेटर देन कितना? V1 स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस V1 V2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है। सो D मस्ट बी ग्रेटर देन कितना? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। यहां पे रुकना सही नहीं है। तो ये जो आंसर जिस भी टीचरों ने दिया है या जिस भी इंटरनेट की वेबसाइट पे लिखा है, ये आंसर गलत दिया हुआ है, समझा?
बट ये सब कुछ इतना करना पड़ा। अब देखो रिलेटिव मोशन करने से कितना फायदा हो जाता है। अब रिलेटिव मोशन में मैं सेकंड मेथड सॉल्व करता हूं, करूं यहां पे सॉल्व, इतू सी जगह में मेरा सेकंड मेथड हो जाएगा, इतू सी जगह सिंगल स्टेप में आंसर आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये समझा पहला मेथड, बिना कुछ किए मेरा आंसर आने वाला है। ये अगर इधर ही लिख दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, वो जगह खाली हो जाती, लिख देते इधर ही, डायरेक्ट लिख दो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, ये फाइनल आंसर है मेरा। इधर वाला मिटा देता हूं, आ गया पूरा रिकॉर्डिंग में आ गया, तो इधर वाला मिटा देता हूं, ये आपके लिए लिखा। अब मेरी सेकंड मेथड जो देखो सिंगल स्टेप में आती है, मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पढ़ाया। एक कार अगर चल रही है और उसको हम ब्रेक लगाते हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पूरी क्लास चिल्ला के बोलो, यू स्क्वायर बाय ट्वाइस एक्सेलरेशन, यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्सेलरेशन। सिंगल स्टेप में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो मैं आगे वाली कार को रोक देता हूं। आगे वाली कार कौन सी थी, बी, ये मेरा मेथड 2। मेथड 2 में मैं आगे वाली कार को रोक देता हूं, इसको बोला स्टैच्यू, ओबीडियंट है ड्राइवर, रेस्ट में आ गया। एक्चुअल में रेस्ट में है क्या, नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जुगाड़ कर रहा हूं। अब बी को रोकते ही मेरा ऑब्जर्वर कौन है, बी। अब बी के रिस्पेक्ट में सभी वेरिएबल लिखने पड़ेंगे ए के, तो ए के वेरिएबल क्या होंगे, ये थी पहली कार ए, बराबर, ए की इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी क्या थी यहां पे देखिए v1, विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो v2 माइनस होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगी ये वेलोसिटी v1 माइनस v2। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना था माइनस ए, और बी का कुछ है था ही नहीं तो माइनस 0, तो क्या आएगा ये माइनस ए आएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस तो डी है क्योंकि अभी वो रुकी हुई है जगह पे, तो अब इस कार ने चला हुआ जो डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस शुड नॉट ग्रेटर देन डी, बराबर। अभी सिंगल स्टेप में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, कोलिजन कब नहीं होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन डी होना चाहिए, क्योंकि आगे वाली रुकी है, डी डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस में चल जाता हो तो टकरा जाऊंगा, तो इस कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस डी से कम होना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय ट्वाइस एक्सेलरेशन, तो यहां पे यू मतलब क्या, यू ए बी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ ए बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी। यू ए बी क्या है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, क्योंकि वो माइनस नहीं आएगा, क्यों माइनस नहीं आएगा, वो रिटार्डेशन ही रहता है, हमारे फॉर्मूले में हम माइनस नहीं लेते, हम एक्सेलरेशन यही लेते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब फॉर्मूला यूज किया है तो फॉर्मूले में वो माइनस साइन एडजस्ट हुआ है, क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस के जगह हमने माइनस ट्वाइस एस लिखा था, बराबर, वो वहां पे हमने माइनस ट्वाइस एस लिखा था, बराबर है, ऐसा ही लिखा था ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, याद क्या करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, ऑलरेडी मैं माइनस साइन यूज कर चुका हूं, तभी तो जाके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी 0 था, इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एस बचा, माइनस माइनस कट गया था, तो एस इज इक्वल टू क्या हुआ, यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ए, यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ए, ये फॉर्मूले में ऑलरेडी मैं माइनस साइन यूज कर चुका हूं, तो अभी मुझे यहां पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी। अगला क्वेश्चन एकदम छोटे क्वेश्चन से अभी शुरू करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, अ पैरेट इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, अगला क्वेश्चन लिखिए, अ पैरेट इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, taken by parrot to cross the train and find the time taken by parrot to cross the train, then find the time taken by parrot to cross the train। पहले हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 कर लिए, अभी हम इजी क्वेश्चन से वापस से शुरू किया। अब ट्रेन किधर जा रही है, साउथ में, पैरेट किधर जा रहा है, नॉर्थ में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी,
बढ़ेगी, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगी। तो हम ट्रेन को अगर रोक देते हैं मनी मन में, तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पैरेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। पैरेट की वेलोसिटी को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, कितनी है? 4। तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। कितना? -15। तो टोटल स्पीड क्या हो गई? 19 मीटर पर सेकेंड हो गई, बराबर। नाउ टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अभी मैं जब रिलेटिव पढ़ रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोल रहा हूं, तो ट्रेन रुकी हुई है। देखो ये ट्रेन रुकी हुई है, पैरेट को कितना चलना है? ये ट्रेन है, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतना ही चलना है क्रॉस करने के लिए। कितनी लंबाई थी? 68 मीटर। अगर आपकी ट्रेन रुकी हुई है तो पैरेट को कितना चलना है? ये अगर पैरेट है तो पैरेट को कितना चलना है? 68 मीटर चलना है। मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 68। ट्रेन को मैंने रेस्ट में माना। अगर ट्रेन को रेस्ट में मानती, पैरेट की वेलोसिटी रिलेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 68 और ये 19। ओके, जाने दो फिर। 3 कितना आएगा? 3.5। आगे आगे चलता रहेगा, 5 रिकरेंस में। ओके तो 3.5 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ, जिनका बाकी रह गया बाद में लिखो। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर other, then find the time taken by them to cross each other, then find the time taken by them to cross each other। हाँ बताइए जल्दी से, आधे मिनट का है, देखे छुट्टी। एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा इसके बाद, इसका आंसर देख लो। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगी? पहली की वेलोसिटी कितनी है? 4। दूसरे की उल्टे डायरेक्शन में तो -6। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। हियर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200 मीटर। सर कैसे? हमें तो 100 लगा था। देखो ये मेरी 2 ट्रेन अभी खरीदी मैं, हमारा बजट अच्छा है। ये 2 ट्रेन अभी खरीद के लाई तुम्हारे लिए। ये 2 ट्रेन, ये पहली, इसको अगर मैंने रोक दिया, इसकी भी लेंथ 100 मीटर है, इसकी भी लेंथ 100 मीटर है। अब ये ट्रेन जो है ये चल रही है, इसको रोक के रखा है। तो अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 है। तो देखो ये 100 चली, धीरे 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 धीरे। क्या क्रॉस की? क्या नहीं की। 100 चलने के बाद क्या हुआ? पैरेलल आ गई, बराबर नहीं? देखो इधर से पैरेलल आई, बराबर पैरेलल आ गई थी। अब और कितना चलना पड़ेगा? 100 चलना पड़ेगा, तब जाके क्रॉस हुई। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 200 मीटर। तो फिर अभी टाइम इज इक्वल टू relative displacement upon relative velocity. Relative displacement 200 divided by 10 which is equal to 20 seconds. तो टाइम कितना रहेगा? 20 seconds रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस एक्सेलरेशन डाल रहा हूं। square and 0.4 meter per second square. Then find the time taken by them. Then find the time taken by them to cross each other. Then find the time taken by them to cross each other. ट्रेन की लेंथ कितनी थी? 100 मीटर लेंथ थी, बराबर है। 100 मीटर लेंथ की 2 ट्रेन थी। एक पहली ट्रेन की स्पीड क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर है क्या? पहले की स्पीड थी 5 और दूसरे की कितनी थी? उल्टी डायरेक्शन में आ रही थी दूसरी ट्रेन,
u2 जो था वो कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन 5 की स्पीड से आ रही थी, एक 10 की स्पीड से आ रही थी। इसका एक्सेलरेशन पहली ट्रेन का कितना था 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या था, दूसरी का एक्सेलरेशन था 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी थी 100 मीटर। फाइंड द टाइम टू क्रॉस दी ईच अदर, ऐसा था। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अभी एक ट्रेन को रोक देंगे। अगर हमने सेकंड को रोक दिया, ये सेकंड ट्रेन को रोक दिया, तो जो पहले के वेरिएबल है वो मुझे कौन से वेरिएबल लिखने पड़ेंगे, रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव लिखना पड़ेगा। तो पहले की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो u12 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, वेक्टर सब्ट्रैक्शन 5 माइनस ऑफ -10, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। रिलेटिव अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं a12 इज इक्वल टू a1 माइनस a2। a1 कितना है 0.6, दूसरे का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो -0.4, कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 200 मीटर, और आपको टाइम पूछा था, करेक्ट है। u है a है, दोनों वेरिएबल वो वाले हैं जो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन में होते हैं, जिसको हम जम्प्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट है और टाइम निकालना है, तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u12 कितना है 15, s12 कितना है 200 t प्लस हाफ a12 कितना है 1 टी स्क्वायर। 5 से डिवाइड करो तो ये कितना होगा 40 इज इक्वल टू 5 3 5 से डिवाइड करें ना तो 5 3 15, तो ये 3t प्लस हाफ टी स्क्वायर। नहीं, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 5 से। काय को कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पे 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो। 400 इज इक्वल टू 30t प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 30t माइनस की प्लस -400 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है 1 इंटू -400, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -400, और कितना उसके बाद क्या आ रहा, तो उसके दो रूट्स, -400 के दो रूट्स 40 और 10। 40 में -40 अगर लिया और मैंने +10 लिया तो बात बनेगी क्या, देखो -40 और 10 का मल्टीप्लिकेशन -400 आएगा, और एडिशन +30। हाँ, तो यहाँ पे +40 और -10 लेना चाहिए, तब जाके होगा, क्योंकि ये +30 था। तो यहां से t इज इक्वल टू -40 आएगा एक आंसर, और t इज इक्वल टू 10 आएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, टाइम निगेटिव नहीं होता। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये मेरा आंसर होना चाहिए। समझा, चलो लिखो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बस रेस्ट से स्टार्ट कर रही है विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा सिचुएशन जनरली अपने जिंदगी में आता है, बस स्टॉप से चालू हो रही है और हमारी बस छूटने वाली रहती है। तो बस स्टॉप पे खड़ी है और अभी वो स्टार्ट हो रही है, और हम बस तक अभी तक बस स्टेशन तक पहुंचे ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, अरे बस छूट रही है, सिटी बस वगैरह जनरली होती है, तो बस के पीछे भागना शुरू करते हैं। सेम सिचुएशन है, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस। अभी भी आदमी कितना दूर था 48 मीटर बिहाइंड द बस, स्टार्ट्स रनिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि बस चालू हो गई, तो आप क्या करोगे, उस आदमी की जगह रहते हैं, बस छूट ना जाए करके जोर से भागना शुरू करोगे। एकदम से ही 10 की स्पीड से आदमी ने शुरू किया। फाइंड मिनिमम टाइम आफ्टर विच मैन विल कैच द बस। यहां पे ध्यान रखना है, हमें मिनिमम टाइम पूछा है, कितने समय में, कम से कम समय में आदमी बस को कैच कर लेगा। तो देखिए ये बस है और ये आदमी है,
बस के पीछे भाग रहा है, आदमी ज्यादा बड़ा हो गया बस के कंपैरिजन में, एक छुटकुसा आदमी ये बस के पीछे भाग रहा है। बस का गेट यहाँ पे, यहां तक उसको पहुंचना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 48 मीटर है बस के गेट तक का। अब किसी एक चीज को रोक दो, किसको रोकोगे? बस को अगर मैंने रोक दिया और बस को बोला रेस्ट में आ जाओ, मैं अभी पहले क्वेश्चंस मैंने दो दो मेथड से किए, अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सिंगल मेथड से कर रहा हूं रिलेटिव वाले अप्रोच से, तो जिसमें मैं क्या करता हूं, एक को रोक देता हूं। जैसे हमने जीप वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने दोनों मेथड से करके बताया था, जीप और पुलिस वाला जो क्वेश्चन किया था ना, पुलिस की जीप और वो ट्रक वाला, तो पहले डायरेक्ट एक मेथड से किया, फिर ट्रक को रोक दिया था। दोनों मेथड काम करते हैं, तो अभी मैं वो पहला मेथड यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बस को अगर मैंने रेस्ट में लाया तो आदमी की हमें क्या करना पड़ेगा, आदमी के लिए सब कुछ रिलेटिव लिखना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, मैन की वेलोसिटी कितनी थी 10, बस की कितनी थी 0, तो क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। मैन का एक्सेलरेशन क्या है क्वेश्चन में 0 है, बस का एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, बस को अभी मैंने रोका है तो आदमी को कितना चलना है, जस्ट 48 मीटर चलना है, और हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। U है, A है, S है, T है, क्या मिसिंग है, V मिसिंग है। V मिसिंग है तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू UMB T प्लस हाफ AMB T स्क्वायर। 48 इज इक्वल टू UMB कितना था 10 था, तो 10T प्लस हाफ एक्सेलरेशन -1 T स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया 96 इज इक्वल टू 20T माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इधर आया तो टी स्क्वायर -20T प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट, टी स्क्वायर माइनस 96 -12 -8, इसको स्प्लिट करके ऐसा बनेगा प्लस 96, इसको सॉल्व करूंगा तो t इज इक्वल टू 8 आया, एक आंसर 8 आएगा, एंड दूसरा आएगा t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, ये दो आंसर आएंगे। उसने मिनिमम पूछा है तो ये मेरा आंसर होगा। सर इसमें दो दो आंसर क्यों आए, बाकी जगह तो एक आंसर नेगेटिव आया था, अभी इसके पहले क्वेश्चन में एक आंसर नेगेटिव आया था जो एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे दो दो आंसर क्यों आए, यहाँ पे दो आंसर इसलिए आए 8 सेकंड में ये आदमी बस के दरवाजे तक पहुंच गया था, बस में चढ़ा ही नहीं, तो पहले आदमी ने बस को पकड़ा और आदमी इतना फास्ट था कि बस के आगे निकल गया, अब बस ने आदमी को पकड़ा, समझा, 8 सेकंड में आदमी ने बस को पकड़ा और आगे निकल गया, और अब बस धीरे धीरे स्पीड गेन कर रही है, 1 उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो बाद में बस ने आदमी को पकड़ा। तो ये ऐसे दो वक्त थे, ऐसे दो टाइम थे जब वो आदमी और बस पैरेलल में आए थे, आजू बाजू में आए थे। एक वो टाइम था 8 सेकेंड और दूसरा वो टाइम था 12 सेकेंड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिनिमम टाइम पूछा है तो आपने आंसर कौन सा टिक करना चाहिए 8। मैं इसका ऑप्शन कैसे दूंगा 8 सेकेंड, दूसरा 12 सेकेंड, बोथ ए एंड बी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव, समझे ना। तो कुछ कुछ नमूने रहेंगे जो बोथ 1 and 2 भी लिख के आने वाले रहेंगे 8 and 12, बराबर। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, लिखो ये क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एन ओपन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। ओपन लिफ्ट मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन साइड पे होती है जो ऊपर जा रही है, कंस्ट्रक्शन साइड अपने बाजू में बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग में जैसे अपने बिल्डिंग में आती है, जब बिल्डिंग बन के रहने के लिए अपन चले जाते हैं तो उसमें वो पैक लिफ्ट होती है, बट कंस्ट्रक्शन साइड में क्या होता है ऊपर कुछ लेके जाना है तो उसके लिए ओपन लिफ्ट होती है, उसके ऊपर ऐसा रख के सीधा वो ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे एक ओपन लिफ्ट है, क्या स्पीड से जा रही थी अपवर्ड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। एन ओपन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, लिफ्ट की स्पीड बढ़ भी रही है,
अपवर्ड एक्सेलरेशन है मतलब 2 के स्पीड से बढ़ रही है, मतलब अभी 10 है, बाद में 12 होगी, फिर बाद में 14 होगी, फिर 16 होगी, 2 के एक्सेलरेशन उसका है लिफ्ट का। ऐसे लिफ्ट में आप खड़े हो, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द लिफ्ट, मतलब देखिए क्या हो गया, ये लिफ्ट है, ओपन लिफ्ट है, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लिफ्ट, इस लिफ्ट से एक बॉल ऊपर फेंका गया विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या लिखा है, विथ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द लिफ्ट विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम लिफ्ट रिलेटिव टू ग्राउंड, मतलब इस बॉल की जो स्पीड है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड है। ग्राउंड से देखने वाला जो आदमी है उसको 20 की स्पीड से बॉल फेंक दिया। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट द लिफ्ट, मतलब देखो वो लिफ्ट से आपने ऐसे एक बॉल ऊपर फेंक दिया और आप भी धीरे 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 ऊपर जा रहे हो, क्योंकि लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है। लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड। इतना ही नहीं है, लिफ्ट में एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉल हवा में है, बॉल का एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन में लिखना चाहिए था g इज इक्वल टू, लिख दो, टेक g इज इक्वल टू, क्वेश्चन में टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बॉल हवा में है, हवा में ऐसी चीज कोई भी जब होती है उसके ऊपर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा अभी क्वेश्चन क्या है, बॉल लिफ्ट से ऊपर फेंका बट अभी वो हवा में है, उसका लिफ्ट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये बॉल हवा में गया और लिफ्ट ऊपर 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 जा रही है, तो कहीं तो भी वो बॉल वापस से लिफ्ट में गिरेगा। तो वही पूछा है, फाइंड द टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट द लिफ्ट, फेंक दिया वापस से लिफ्ट से आके मिलेगा। इस केस में क्या करना, किसी एक को रोकना, तो मैं क्या करता हूं, किसको रोकूंगा, लिफ्ट को रोकूंगा, इसको रेस्ट में ला लूंगा, लिफ्ट को। लिफ्ट को रेस्ट में लाते ही बॉल के जो भी पैरामीटर है वो क्या बन जाएंगे, रिलेटिव पैरामीटर लिखने पड़ेंगे। मतलब जो ये बॉल है, तो बॉल के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखना पड़ेगा। बॉल की वेलोसिटी 20 थी, लिफ्ट की वेलोसिटी 10 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मुझे लिखना पड़ेगा, बॉल का एक्सेलरेशन -10 था, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 था, तो ये कितना हो जाएगा -12। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल लिफ्ट से निकला वापिस से लिफ्ट पे गिरेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। आप भी 10 मीटर चले, मैं भी 10 मीटर चला, तो हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना 0। तो वैसे जितना बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉल क्या ऊपर जाके नीचे आया, डिस्टेंस कवर्ड एक्स्ट्रा था बट डिस्प्लेसमेंट कुछ था, उतना ही डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का भी हुआ, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। पहले भी बॉल लिफ्ट में था, बाद में भी बॉल लिफ्ट में है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। पूछा क्या है, टाइम, U है, A है, S है, T है, निकालना क्या है, T निकालना है। तो मिस क्या किया, V मिस किया, V मिस किया तो कौन सा इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ABL और इंटू T का स्क्वायर। UBL कितना है 10, T कितना है T ही, हाफ ABL कितना है -12, T स्क्वायर की जगह T स्क्वायर रहेगा, SBL कितना है 0। एक T से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 10 - 6T, तो T इज इक्वल टू 10/6, 5/3 सेकेंड, यही मेरा आंसर रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं, 1.66 सेकेंड में वो बॉल वापस से लिफ्ट में गिर जाएगी, बस 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे 1.66 सेकेंड में। बॉल को तो ज्यादा स्पीड से फेंका होता तो फिर कुछ समय लगता, बॉल की स्पीड ऐसे हमने 30-40 वगैरह लेनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा मजा आता, कुछ टाइम आता। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके साथ मेरे क्लास के कॉपी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
अब हमें डिस्कस करना है जो डीपीपी के मैंने 19 क्वेश्चन आपको दिए वो डिस्कस करने हैं, बराबर। 19 क्वेश्चन डीपीपी डिस्कस करनी है। यहां पे ये क्लास खत्म होती है। मेरे तरफ से जो भी दिया वो हो गया। डीपीपी का डाउट सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए यही पे बाय बाय इस वीडियो में। चलो बाय बाय।